ओके, सो पहला हमारा टॉपिक है कार्डियक आउटपुट और वीनस रिटर्न के बारे में। कार्डियक आउटपुट क्या होता है? कार्डियक आउटपुट का मतलब होता है कि कितना जो ना ब्लड जो ना पंप कर रहा है फ्रॉम हार्ट से जो ना कितना ब्लड पंप हो रहा है ईच मिनट, 1 मिनट में कितना ब्लड पंप हो रहा है। और स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है इसके, जो ना हमने बार बार स्ट्रोक वॉल्यूम में पढ़ते हैं। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है? हर बीट में, 1 बीट में कितना ब्लड जो ना वो ना पंप आउट ऑफ हार्ट होता है, आउट ऑफ हार्ट इन द आयोटा कितना ब्लड पंप होता है पर बीट में। तो इसमें होता है पर बीट और उसमें आता है पर मिनट, ठीक है। तो कार्डियक आउटपुट और इसमें ये डिफरेंस होता है। कार्डियक आउटपुट का फॉर्मूला होता है कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम, क्योंकि पर बीट होता है ना वॉल्यूम, तो उसको जो ना वो ना उतनी वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करेंगे हार्ट रेट को, उतनी 1 मिनट में कितनी बीट्स होती हैं 72 फॉर एग्जांपल, तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कार्डियक आउटपुट मिल जाएगा। तो एक ये फॉर्मूला था। दूसरा कार्डियक आउटपुट का बहुत ज़्यादा फेमस फार्मूला जो कि हमने टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस ब्लड प्रेशर के लिए भी यूज़ किया था। तो कार्डियक आउटपुट ब्लड प्रेशर का हमने फार्मूला यूज़ किया था, कार्डियक आउटपुट मल्टीप्लाई बाय टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस, उसी से ये फार्मूला निकलेगा कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू आर्टरी प्रेशर डिवाइडेड बाय टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो हमें कार्डियक आउटपुट हमें पता है कि कितना होता है। कार्डियक आउटपुट जो है वो ना यंग मैन में जो है ना वो होता है 5.6 लीटर और फीमेल्स में होता है 4.9 लीटर पर मिनट, ठीक है। अब कार्डियक आउटपुट हो गया। कार्डियक आउटपुट की जो ना वो ना रेगुलेट कैसे होता है, ये चीज़ें गाइडन में लिखी हुई हैं लेकिन इतनी ज़्यादा डिफाइंड नहीं है, तो ये फिरदौस में अच्छी लिखी हुई है, ठीक है। रेगुलेशन ऑफ कार्डियक आउटपुट, कार्डियक आउटपुट कैसे रेगुलेट होता है? पहले तो हार्ट जो ना अपनी ना हार्ट जो ना वो ना कार्डियक अगर इसकी बीटिंग तेज़ हो जाए तो उसकी वजह से कार्डियक आउटपुट इंक्रीज़ हो जाता है, या हार्ट जो है ना वो ना उसकी बीटिंग कम हो जाए उसकी वजह से कार्डियक आउटपुट डिक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। तो वो ये जो ना वो हार्ट इसको रेगुलेट कर सकता है। दूसरा वीनस रिटर्न, अगर कार्डियक वीनस रिटर्न बढ़ जाएगा तो कार्डियक आउटपुट इंक्रीज़ होता है, वीनस रिटर्न डिक्रीज़ होता है तो कार्डियक आउटपुट डिक्रीज़ हो जाता है। तीसरा है लोकल बॉडी मेटाबॉलिज्म, लोकल टिश्यू मेटाबॉलिज्म, अगर वो जो ना वो ना लोकल बॉडी जो ना नीड जो ना वो ना टिश्यू की नीड कम होगी तो कार्डियक आउटपुट कम होगा, और उसकी नीड ज़्यादा होगी तो कार्डियक आउटपुट ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा तो कार्डियक आउटपुट ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने कार्डियक आउटपुट के बारे में पढ़ा था, ठीक है। तो सोडियम वाटर रिटेंशन की वजह से ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा। तो ये हमने पंपिंग के बारे में पढ़ा था कि कार्डियक इवेंट्स में पढ़े थे हमने पैथो में कि कार्डियक इवेंट मतलब हार्ट की जो ना स्ट्रेंथ ऑफ पंपिंग और हार्ट बीट इंक्रीज़ हो जाएगी, तो ये वही है, ठीक है। उसके अलावा एक्सरसाइज करेंगे तो कार्डियक आउटपुट इंक्रीज़ होगा, ठीक है। तो यही चीज़ है, ठीक है। उसके अलावा मीन सिस्टमिक फिलिंग प्रेशर, अब ये जो ना मीन सिस्टमिक फिलिंग प्रेशर एक वो भी है कि ना मैं ना ये ना लास्ट में बताऊँगी कि ये क्या होता है, ठीक है। लेकिन ये मीन सिस्टमिक फिलिंग प्रेशर जो ना वो ना अच्छा बता देती हूँ। मीन सिस्टमिक फिलिंग प्रेशर वो प्रेशर होता है, सिस्टमिक सर्कुलेशन में प्रेशर होता है जब राइट एट्रियम में ब्लड का आना जो ना ज़ीरो हो जाए, ठीक है। अब उसमें जो ना वो ना वो सर्कुलेशन का प्रेशर होता है, ठीक है। सर्कुलेशन में जो ब्लड होता है उसका प्रेशर होता है वो इंक्रीज़ होता है, मतलब वीनस रिटर्न इंक्रीज़ होगा, वीनस रिटर्न इंक्रीज़ होगा, ऑफ कोर्स कार्डियक आउटपुट इंक्रीज़ होगा, ठीक है। अब कुछ जो ना ये कार्डियक आउटपुट जो ना वो ना इससे रेगुलेट होते हैं, इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होते हैं। हाई कार्डियक आउटपुट जो ना वो ना ये जो ना पैथोलॉजिकली जो ना वो ना कार्डियक आउटपुट कैसे इंक्रीज़ हो सकता है? बेरी में इंक्रीज़ हो सकता है। बेरी क्या होता है, ठीक है, विटामिन, ठीक है। अब विटामिन बी ये जो ना बेरी में जो ना वो ना कार्डियक आउटपुट इंक्रीज़ होता है। अब मतलब अब जो ना हमने फिजियोलॉजिकल कार्डियक आउटपुट इंक्रीज़ और डिक्रीज़ पढ़ लिया, अब पैथोलॉजिकल कार्डियक आउटपुट इंक्रीज़ और डिक्रीज़ पढ़ लेते हैं। पहले इंक्रीज़ के बारे में पढ़ते हैं कि बेरी में इस बेरी में क्या होता है, विटामिन B1 डिफिशियंसी होती है जिसमें जो ना वो ना वेजोडाइलेशन हो जाती है और हार्ट बीट इंक्रीज़ हो जाती है। वेजोडाइलेशन और हार्ट बीट जो ना कार्डियक आउटपुट इंक्रीज़ करेगी, ठीक है। इसके अलावा अनीमिया में क्या होता है कि RBCs जो ना वो ना कम होते हैं, RBCs जो ना वो ना वो होते हैं कम हो जाते हैं और हीमोग्लोबिन कम होता है, तो उसको कंपनसेट करने के लिए हार्ट रेट इंक्रीज़ हो जाती है जो कि जो ना वो ना क्या करेगी, कार्डियक आउटपुट इंक्रीज़ कर देगी, ठीक है। इसके अलावा फिजियोलॉजिकल कॉजेज़ है कार्डियक आउटपुट डिक्रीज, पैथोलॉजिकल रीजंस लो कार्डियक आउटपुट के, वो क्या है, मायोकार्डिक इन्फार्क्शन जो ना वो ना मायोकार्डिक इन्फार्क्शन होगी तो हार्ट वो जो ना वो कार्डियक आउटपुट डिक्रीज़ होगी। इसके अलावा वल्वर हार्ट डिजीज़ इंपॉर्टेंट बता देती हूँ। वल्वर हार्ट डिजीज़ इसमें ब्लड जो ना आके मूव भी बहुत स्लो करेगा जिसकी वजह से कार्डियक आउटपुट डिक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। और हेमरेज की वजह से भी जो ना कार्डियक आउटपुट डिक्रीज़ होती है, या ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से भी कार्डियक आउटपुट डिक्रीज़ होती है, ठीक है। अब इसके बाद पढ़ेंगे वीनस रिटर्न के बारे में। वीनस रिटर्न के बारे में क्या पढ़ेंगे कि वीनस रिटर्न जो है क्या होता है। पहले वीनस रिटर्न पहले पढ़ूंगी
अब ये जो ना मैंने ना ये सारा ये जो ना वो ना कार्डियक आउटपुट के बारे में लिखा हुआ है, ये सारा मैंने बता दिया है। इसके अलावा कार्डियक इंडेक्स के बारे में पढ़ेंगे। अब हमें कार्डियक आउटपुट तो हमें पढ़ लिया था कि कार्डियक आउटपुट क्या होता है, लेकिन इन रेफरेंस टू सरफेस एरिया जो है ना वो ना कार्डियक आउटपुट को देखें तो उसे कार्डियक इंडेक्स बोलते हैं। तो कार्डियक इंडेक्स इज द कार्डियक आउटपुट पर स्क्वायर मीटर ऑफ बॉडी सरफेस एरिया। अब बॉडी सरफेस एरिया इंसान का जो है ना वो ना नॉर्मल इंसान का 1.7 स्क्वायर मीटर्स होता है। तो 5 लीटर था ना हमारा ब्लड का, या तो मेन उसमें मैन में तो 5.1 लीटर क्या समथिंग ऐसे था। तो उसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 1.7 के साथ, तो हमें क्या मिल जाएगा, कार्डियक इंडेक्स 3 लीटर पर मिनट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है। अब इसके बारे में पढ़ेंगे, वीनस रिटर्न के बारे में पढ़ेंगे। वीनस रिटर्न में क्या होता है कि ना वीनस रिटर्न क्या होता है, पहले ये पढ़ेंगे। वीनस रिटर्न होता है कि ना ब्लड का फ्लो बैक होना हार्ट की तरफ वेंस के थ्रू राइट एट्रियम में, हार्ट के भी राइट एट्रियम में, उसे वीनस रिटर्न बोलते हैं। ठीक है। तो वीनस रिटर्न का अलग कोई खास फॉर्मूला यूज़ नहीं होता, तो हम ये नहीं पढ़ेंगे। इसके अलावा वीनस रिटर्न की रेगुलेशन, इंक्रीज़ और डिक्रीज़ के बारे में। ठीक है। अब वीनस रिटर्न को जो ना प्री लोड भी बोलते हैं। प्री लोड क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो ना वो ना लोड होता है जो कि ना वो ना आता है ब्लड वो हार्ट पे। ठीक है। अब वीनस रिटर्न जो ना वो इक्वल होना चाहिए कार्डियक आउटपुट की। इस पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि वीनस रिटर्न, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, तो वीनस रिटर्न जो ना वो ना इक्वल होना चाहिए कार्डियक आउटपुट के, क्योंकि अगर वीनस रिटर्न कार्डियक आउटपुट के इंक्रीज़ नहीं होगा तो ये जो ना सिस्टमिक सर्कुलेशन में ब्लड ज़्यादा बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से एडिमा हो सकता है। ठीक है। अब इसके बाद पढ़ेंगे कि ना वीनस रिटर्न किस पे जो ना डिपेंड करता है। वीनस रिटर्न जो है वो किस पे डिपेंड करती है। फैक्टर्स जो कि वीनस रिटर्न पे अफेक्ट करते हैं वो ब्लड वॉल्यूम, जैसे कार्डियक आउटपुट इंक्रीज होता है ब्लड वॉल्यूम से, वही है। ठीक है। वीनस रिटर्न जो है ना वो ना मेनली जो है ना उन्हीं चीज़ों से अफेक्ट होता है जिससे जो है ना वो ना वो कार्डियक आउटपुट इंक्रीज होता है। अगर ठीक है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं, इसकी अलग चीज़ें होती हैं, जैसे कि स्केलेटन मसल पंप। स्केलेटन अगर ये क्या करता है कि ना वो ना स्केलेटन मसल सामने जो ना वेंस की जो है ना वो ना वो करती हैं, कंट्रैक्ट करती है, तो वेंस को प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से वीनस रिटर्न इंक्रीज होता है। रेस्पिरेटरी पंप, जैसे कि इंस्पिरेशन होती है तो नेगेटिव इंट्राथोरेसिक प्रेशर होता है, जिसकी वजह से वेंस पर प्रेशर पड़ता है और वेंस जो है ना वो करती हैं, वीन्स पे जो ना प्रेशर पड़ता है और वीन्स से ज़्यादा जो ना उनका वीनस रिटर्न बढ़ता है। ठीक है। इसके अलावा एक चीज़ है, फ्रैंक स्टार्लिंग मैकेनिज्म पढ़ूंगी। फ्रैंक स्टार्लिंग मैकेनिज्म क्या होता है। फ्रैंक स्टार्लिंग मैकेनिज्म ये होता है कि ना जैसे ही जो ना वो ना वो कार्डियक जैसे ना कार्डियक आउटपुट इंक्रीज़ होगी तो क्या होगा कि ना वेंट्रिकल्स जो ना ज़्यादा जो है ना वो ना उसे वेंट्रिकल्स पे ज़्यादा स्ट्रेच आएगा। ठीक है। जब वेंट्रिकल्स पे ज़्यादा स्ट्रेच आएगा तो ना वो क्या करेंगे, जैसे वीनस रिटर्न इंक्रीज़ होगा तो वीनस रिटर्न जो ना ब्लड हार्ट में आएगा तो वो वेंट्रिकल्स पे स्ट्रेच डालेगा। जब वेंट्रिकल्स पे स्ट्रेच डालेगा तो वेंट्रिकल ज़्यादा स्ट्रेंथ ऑफ से पंपिंग करेंगे, जिसकी वजह से कार्डियक आउटपुट इंक्रीज़ हो जाएगा। तो हमें ये बताएगा फ्रैंक स्टार्लिंग मैकेनिज्म कि कैसे जो ना कार्डियक वीनस रिटर्न इंक्रीज़ होने की वजह से कार्डियक आउटपुट इंक्रीज़ हो रहा है, क्योंकि जो ना वो ना स्ट्रेचिंग होती है वेंट्रिकल्स की। और है बहुत इंपॉर्टेंट, एक और कॉन्सेप्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे ब्रेन ब्रिज रिफ्लेक्स बोलते हैं। वो क्या होता है कि ना ये ब्रेन ब्रिज रिफ्लेक्स होता है। ये क्या होता है कि इसमें ये होता है कि ना जब ना वो ब्लड वो होती है, वीनस रिटर्न इंक्रीज़ होती है तो ना स्ट्रेच रिसेप्टर्स जो कि वॉल्स ऑफ एट्रिया पे वो एक्टिवेट होते हैं, जिसकी वजह से एक रिफ्लेक्स ट्रिगर होता है, जिसकी वजह से हार्ट रेट इंक्रीज़ होता है, मतलब हार्ट बीट इंक्रीज़ हो जाती है टू मेंटेन कार्डियक आउटपुट को इंक्रीज़ करने के लिए। तो वीनस रिटर्न इंक्रीज़ कराता है। एक तो वीनस रिटर्न जो है ना वो ना कैसे कार्डियक आउटपुट इंक्रीज़ कराता है, वो वेंट्रिकल्स को स्ट्रेच करवाकर, जिससे स्ट्रेंथ ऑफ कंट्रैक्शन इंक्रीज़ होगी, मतलब ज़्यादा स्ट्रेंथ से जो ना वो कंट्रैक्शन होगी। और दूसरा जो है ना वो ना वीनस रिटर्न इंक्रीज़ होगा तो हार्ट रेट इंक्रीज़ होगी। इस जो है ना वो ना स्ट्रेंथ वाले इंक्रीज़ होने के क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं फ्रैंक स्टार्लिंग मैकेनिज्म। और अगर हार्ट रेट इंक्रीज़ हो वीनस रिटर्न होने की वजह से, उसको बोलते हैं ब्रेन ब्रिज रिफ्लेक्स। ठीक है। तो मैंने अभी तक क्या क्या बताया, मैंने जो है वो कार्डियक आउटपुट के बारे में बताया, उसकी रेगुलेशन, उसकी इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कैसे होगी, और पैथोलॉजिकल कैसे इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होगी। दूसरा मैंने कार्डियक इंडेक्स के बारे में बताया, और इसके बाद वीनस रिटर्न के बारे में बताया, उसकी रेगुलेशन के बारे में बताया। और दो मैकेनिज़्म बनाया, फ्रैंक स्टार्लिंग मैकेनिज़्म और दूसरा ब्रेन ब्रिज रिफ्लेक्स।
ठीक है, अब पढ़ूंगी हाइपर इफेक्टिव हार्ट एंड हाइपो इफेक्टिव हार्ट। हाइपर इफेक्टिव हार्ट, ये रहा हाइपर इफेक्टिव हार्ट। हाइपर इफेक्टिव हार्ट वो होता है जिसमें जो ना वो ना हार्ट जो ना ज़्यादा पंप करे, जिसकी वजह से कार्डियक आउटपुट ज़्यादा हो उसका। ठीक है, कार्डियक आउटपुट, ठीक है, कार्डियक आउटपुट कर्व नॉर्मल ना हो, जिसमें कार्डियक आउटपुट हार्ट जो ना बेटर मतलब नॉर्मल से ज़्यादा पंप करे और उसमें कार्डियक आउटपुट इंक्रीज़ हो जाए। और हाइपो इफेक्टिव हार्ट वो होता है जिसमें जो ना हार्ट जो ना वो लेस पंप करे, जिसमें जो ना वो ना कार्डियक आउटपुट डिक्रीज़ हो जाए। यही दिखा देते हैं ग्राफ में कि हाइपर इफेक्टिव हार्ट के जो ना कार्डियक आउटपुट क्या होगा, ज़्यादा होगा, और हाइपो इफेक्टिव हार्ट का नॉर्मल से कम होगा। ठीक है, अब फैक्टर्स जो कि हाइपर इफेक्टिव हार्ट करते हैं। अब हाइपर इफेक्टिव हार्ट क्यों होता है? अगर हाइपरट्रॉफी ऑफ हार्ट मसल हो जाए। हाइपरट्रॉफी ऑफ हार्ट मसल होने की वजह से क्या होगा कि ना हाइपरट्रॉफी होती क्यों है? क्योंकि वर्कलोड जो है ना वो ना हार्ट पे इंक्रीज़ हो जाए, जिसकी वजह से हाइपरट्रॉफी हो जाए। हाइपरट्रॉफी होने की वजह से वो ज़्यादा स्ट्रेंथ से जो है ना कंट्रैक्शन करेगा, जिसकी वजह से कार्डियक आउटपुट इंक्रीज़ होगा, क्योंकि ज़्यादा मसल्स होंगे, ज़्यादा कंट्रैक्शन करेंगे और कार्डियक आउटपुट इंक्रीज़ होगा। दूसरा, नर्वस एक्साइटेशन ऑफ हार्ट पंपिंग, मतलब कि वो ना हाइपर इफेक्टिव हार्ट वो हार्ट तभी ज़्यादा पंप करेगा जब ज़्यादा एक्साइटेशन मतलब सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन ज़्यादा मिले और पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन इनहिबिशन हो, जिसकी वजह से हार्ट रेट इंक्रीज़ होती है। हार्ट रेट इंक्रीज़ होगी तो कार्डियक आउटपुट वो हार्ट ज़्यादा पंप करेगा, मतलब हार्ट रेट इंक्रीज़ होना मतलब हार्ट पंप ज़्यादा करना और कार्डियक आउटपुट इंक्रीज़ होगा। ठीक है, अब हाइपो इफेक्टिव कौन से फैक्टर जो ना हाइपो इफेक्टिव हार्ट बनाते हैं? हाइपो इफेक्टिव हार्ट कुछ फैक्टर्स बनाते हैं, कौन से हैं वो? जैसे कि हमने वो फैक्टर्स लिखूँगी जिनमें हमने कार्डियक इनपुट लो होने के जो ना फैक्टर्स लिखे थे ना, वही लो फैक्टर्स लिखूँगी। जैसे ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी, तो यहाँ पर भी लिखा हुआ है ऑब्स्ट्रक्शन होना। ठीक है, और वल्बर हार्ट डिजीज़ होना, और हाइपोक्सिया इस्कीमिया हो जाना। ठीक है, या पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन का इंक्रीज़ हो जाना, ये जो ना हाइपो इफेक्टिव हार्ट करेंगे, मतलब हार्ट बीट कम हो जाएगी। ठीक है, रोल ऑफ, इसके बाद है ये टॉपिक है रोल ऑफ नर्वस सिस्टम इन कंट्रोलिंग कार्डियक आउटपुट। हमने जो ना वो ना ये पढ़ा था कि ना कार्डियक आउटपुट क्या होता है और नर्वस सिस्टम एक पैरासिम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक पढ़ रहे हैं, लेकिन इसका कितना इंपॉर्टेंस है अब ये पढ़ेंगे। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल इसमें ये बात की गई है कि ना अगर कोई भी जो वो ना वेज़ोडाइलेशन करवानी हो क्योंकि कार्डियक आउटपुट डिक्रीज़ हो गया है तो ना, या कोई भी मसला हुआ है तो उसको वजह वेज़ोडाइलेशन करवानी हो, तो वेज़ोडाइलेटर अगर हम आर्टिफिशियली वेज़ोडाइलेटर दें, हम आर्टिफिशियल की एग्ज़ाम्पल दिया, लेकिन अगर वो जो है वो ना अगर वेज़ोडाइलेटर कोई भी वो ना हार्मोन रिलीज़ हो वेज़ोडाइलेटर, तो वो जो है वो फंक्शन तब तक नहीं कर पाएगा जब तक नर्वस कंट्रोल ना हो। अगर नर्वस कंट्रोल होगी तो कार्डियक आउटपुट इंक्रीज़ होगा। ये रेड लाइन नर्वस कंट्रोल के बारे में है। अगर नर्वस कंट्रोल नहीं होगी तो कार्डियक आउटपुट इंक्रीज़ नहीं होगा, और ये ब्लू लाइन है। ठीक है, और आर्टरियल प्रेशर के बारे में ये बात है कि ना ये हाँ नर्वस कंट्रोल नहीं होगी तो फिर ना अगर वो है ना कि ना हमें ना कार्डियक आउटपुट इंक्रीज़ करवाना है, क्योंकि आर्टरियल प्रेशर जो है मेंटेन करना है। तो अगर नर्वस कंट्रोल होगी तो आर्टरियल प्रेशर मेंटेन हो पाएगा, अगर नर्वस कंट्रोल नहीं होगी तो आर्टरियल प्रेशर गिरता रहेगा, क्योंकि वेज़ोडाइलेशन नहीं हो रही, वो हाँ, तो वो ना नर्वस कंट्रोल नहीं है तो आर्टरियल प्रेशर जो है ना वो ना डिक्रीज़ होती रहेगी। अच्छा, जब अगर वेज़ोडाइलेटर निकला तो वो आर्टरी प्रेशर डिक्रीज़ करेगा, क्योंकि वो जो ना नर्वस कंट्रोल नहीं है। अगर नर्वस कंट्रोल होगा तब ही जो ना वो ना कार्डियक आउटपुट अगर जो ना वो ना वेज़ोडाइलेटर दिया तब वो कार्डियक आउटपुट को इंक्रीज़ नहीं करेगा, जिसकी वजह से कार्डियक आउटपुट डिक्रीज़ ही रहेगा, जिसकी वजह से आर्टरी प्रेशर डिक्रीज़ रहेगा। अगर नर्वस कंट्रोल हुआ तो नर्वस कंट्रोल क्या करेगा, कार्डियक आउटपुट इंक्रीज़ करेगा, जिससे आर्टरी प्रेशर इंक्रीज़ होगा। तो ये है सही कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो इसमें यही दिया है। इसके बाद का टॉपिक इफेक्ट ऑन द नर्वस सिस्टम। अब नर्वस सिस्टम जो ना आर्टरी प्रेशर ड्यूरिंग एक्सरसाइज कैसे कंट्रोल करवाता है। क्या इसमें ये दिया कि एक्सरसाइज में क्या होता है कि न्यूट्रिशन ज़्यादा चाहिए होता है, जिसकी वजह से स्मॉल आर्टरीज जो ना वो ना क्या करती हैं, स्मॉल मेटल आर्टरीज रिलैक्स करती है, जिसकी वजह से क्या होगा कि ना उनको ज़्यादा ये रिलैक्स होंगी, मतलब डायलेशन होगी, टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस डिक्रीज़ हो जाएगी। टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस डिक्रीज़ होती है तो क्या होता है, ब्लड प्रेशर डिक्रीज़ होता है। तो हार्ट क्या करता है, इसको कंपनसेट करने के लिए नर्वस सिस्टम क्या करता है, इसको कंपनसेट करने के लिए वो क्या करवाता है,
हार्ट रेट इंक्रीज़ करवाता है, इस वजह से एक्सरसाइज में हार्ट रेट इंक्रीज़ होती है, हार्ट रेट इंक्रीज़ करवाता है। और इसके अलावा इसकी स्ट्रेंथ ऑफ कंट्रैक्शन इंक्रीज़ करवाती है। ये इंक्रीज़ हार्ट रेट, इंक्रीज़ कंट्रैक्टिबिलिटी ऑफ हार्ट, जिसकी वजह से ये सारे चेंजेस क्या करते हैं, बैक टू नॉर्मल जो ना वो ना ब्लड प्रेशर को लाते हैं। तो नर्वस सिस्टम एक्सरसाइज के वक्त भी बहुत ज़्यादा काम का होता है। तो मतलब दोनों रेस्ट में, एक्सरसाइज में बहुत ज़्यादा नर्वस सिस्टम काम का है, ठीक है। और ये सारा हमने पढ़ लिया था कि रेगुलेटर्स ऑफ, ये सब कुछ हमने पढ़ लिया था। इसके बाद है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। इसके बाद ये पढ़ूँगी, हाँ, इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर आउटसाइड द हार्ट ऑन द कार्डियक आउटपुट कर्व्स। इसमें क्या है कि ना जो जो आर्टरी राइट एट्रियल प्रेशर है वो जो ना इक्वल होता है जो बाहर से जो इंट्रापिलर प्रेशर डलता है लंग्स के बीच में और हार्ट के बीच में जो प्रेशर होता है उसे इंट्रापिलर प्रेशर बोलते हैं, उसके इक्वल होता है, ठीक है। तो अगर इंट्रापिलर प्रेशर -5 mmHg लगता है, अगर इंट्रापिलर प्रेशर बाहर वाला कम होगा, -4 होगा, फिर -2 होगा, फिर +2 होगा, तो राइट एट्रियल प्रेशर जो है वो वो भी जो है ना वो क्या करेगा, सॉरी, ये जो है अगर प्लूरल प्रेशर जो है वो कम होगा तो राइट एट्रियल प्रेशर को भी जो ना वो ना कह रहा है कि राइट वो ना इंट्रापिलर प्रेशर इंक्रीज़ हो रहा है तो राइट एट्रियल प्रेशर को भी इंक्रीज़ होना चाहिए, इंक्रीज़ होगा, ठीक है। राइट एट्रियल प्रेशर भी जो ना 0 to 1 +4 +8 जैसे जो ना वो राइट शिफ्ट जाएगा टू कॉज द सेम कार्डियक आउटपुट। सेम कार्डियक आउटपुट करने के लिए जो राइट एट्रियल प्रेशर भी जो ना ज़्यादा प्रेशर लगाएगा। इस ग्राफ से ये शो है, ठीक है। अब ये जो ना वो ना यही बात है कि इंट्रापिलर प्रेशर चेंज किसकी वजह से होता है, ये जो ना वो ना चेंज होता है साइक्लिक चेंजेस ऑफ इंट्रापिलर प्रेशर ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के वक्त जो ना वो ना इंट्रापिलर प्रेशर चेंज होता है, इंस्पायरेशन के वक्त वो रेस्पिरेशन के वक्त, या ब्रीथिंग अगेंस्ट नेगेटिव प्रेशर ये एक्सपायरेशन वगैरह में होता है। पॉजिटिव प्रेशर ब्रीथिंग इंस्पायरेशन को बोलते हैं, जिसकी वजह से ओपनिंग ऑफ थॉरिक केज वो जो ना वो ना रेस्पिरेशन में थॉरिक केज ओपनिंग होती है, जिसकी वजह से नेगेटिव प्रेशर बनता है और जिसकी वजह से ये प्रेशर चेंज होता है, ठीक है। कार्डियक टेम्पोनेंट अगर एक्यूमुलेशन हो जाए लार्ज क्वांटिटी ऑफ फ्लूइड पेरिकार्डियल कैविटी में, जिसकी वजह से ये प्रेशर चेंज होता है, ठीक है। इसके अलावा इसमें कुछ भी खास नहीं है चैप्टर में और पढ़ने की नहीं है, ठीक है। हाँ, वीनस रिटर्न में हमने जो पढ़ा था वो ये फॉर्मूला याद कर लूँगी। वीनस रिटर्न इज इक्वल टू PSF मीन सिस्टमिक फिलिंग प्रेशर माइनस राइट एट्रियल प्रेशर डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस टू वीनस रिटर्न, ठीक है। तो ये फॉर्मूला याद करूँगी, बाकी कुछ भी इतना खास नहीं है।